जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बंधुओं, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, परम पिता परमेश्वर से ये विनती है, ये प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के छठे भाव की। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो छठे भाव से देखी जा सकती हैं, ऑब्जर्व की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं और उसका निवारण भी किया जा सकता है प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से उन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव से तीन चीज़ें मुख्यतः देखी जाती हैं। पहला रोग, दूसरा शत्रु और तीसरा ऋण। इन तीनों में से सबसे पहले बात करूंगा रोग की। देखिए, रोग दो प्रकार के होते हैं। एक रोग होता है कुपथ्य जन्य रोग और एक रोग होता है प्रारब्ध जन्य रोग। कुपथ्य जन्य रोग से मतलब है कि हर व्यक्ति की एक अपनी तासीर होती है, वात पित्त कफ की एक अपना डीएनए होता है। जैसे कोई आदमी है, वो बाहर का स्ट्रीट फूड अगर एक बार का भी खा ले तो पेट खराब हो जाएगा। बाहर का कहीं का भी अनजान जगह का पानी पी ले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ समस्या क्रिएट हो जाएगी, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी तासीर ऐसी है, स्ट्रीट फूड भी खा लेता है, कहीं का भी पानी पी लेता है, कोई हाइजेनिक अनहाइजेनिक का कोई चक्कर नहीं। यानी कि इस प्रकार का खान पान खाने के बावजूद भी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। मौसम की तब्दीली आती है तब भी इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी है, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम हो गया, विंटर की शुरुआत हुई, थोड़ा सा कच्चा प्याज खा लिया, नींबू खा लिया, कोई खट्टी चीज़ खा ली, उसके ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, कंजेशन हो गया छाती का, बुखार हो गया, फीवर हो गया। ये होते हैं कुपथ्य जन्य रोग। कुपथ्य जन्य रोग चिकित्सा से, ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। ठीक है। और दो लोगों की अलग अलग तासीर क्यों है? ये तासीर निर्भर करती है माँ बाप की हेल्थ के ऊपर, कि जिसकी वो संतान है उसके माँ बाप की हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है। ये जो लीवर की ताकत है ये डिपेंड करेगी इस बात के ऊपर माँ बाप के संयोग से उस संतान को कैसा डीएनए प्राप्त हुआ है। इसलिए उसको किन चीज़ों के खान पान का परहेज जीवन में रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कुपथ्य जन्य रोग। ठीक है। कुछ लोगों को बहुत कम उम्र के अंदर हेल्थ के कई इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसको डायग्नोज करना नहीं आता काफ़ी लंबे समय तक। काफ़ी लंबे समय का मतलब है कुछ लोगों को अन्न नहीं पचता, उनको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। तो जितनी जल्दी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की मदद से, प्राकृतिक चिकित्सा वाले वैद्य से, डॉक्टर से मिलकर अपनी इस बारे में राय ले ले तो वो अपने खाने पीने की डाइट को ठीक कर सुधार कर कुपथ्य जन्य रोगों से बच सकता है। दूसरा है रोगों में प्रारब्ध जन्य रोग। ये प्रारब्ध जन्य रोग है कि वो रोग होता तो बीमारी के रूप में ही है। शरीर में कोई रोग होगा वो बीमारी के रूप में ही होगा, लेकिन चिकित्सा से ठीक नहीं होता। बहुत चिकित्साएं करा ली, ऐसे सुनने में हमारे आता है, देखने में ऐसे आता है अपने सर्कल के अंदर। हमने खुद भी देखा है, अपने परिवार तक में देखा है, इस वाली चीज़ को अनुभव किया है कि ट्रीटमेंट से चीज़ ठीक नहीं होती, प्रॉपर्टी बिक जाती है, सारा धन कमाया हुआ खर्च हो जाता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे रोगों को बोलते हैं प्रारब्ध जन्य रोग। ये प्रारब्ध जन्य रोग होते हैं। और जीवन की सबसे कठिन परीक्षा क्या होती है? उस मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति जब भी जहाँ पर भी जाता है तो सामने वाला कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये प्रारब्ध जन्य रोग है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं इस बात की। वो अपना ट्रीटमेंट देगा। अब अंग्रेजी डॉक्टर पे चले जाइए, अंग्रेजी दवाई देगा, होम्योपैथिक वाले पे चले जाइए, होम्योपैथिक वाला अपनी दवाई देगा, आयुर्वेदिक वाले के पास चले जाइए, आयुर्वेदिक वाला अपनी दवाई देगा। लेकिन
कोई भी ये वाली बात नहीं बताएगा ये प्रारब्ध जन्य रोग है। ये पता कौन बताता है प्रारब्ध जन्य रोग है? ये बताते हैं तत्वज्ञानी महापुरुष, जो परमपिता परमेश्वर से बिल्कुल मतलब कि जो उनके ध्यान में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जो सिर्फ देखने में तो हमारे जैसे मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ, भगवान तत्व के साथ, ईश्वर तत्व के साथ मेल खाए हुए हैं और जन कल्याण के लिए, संसार में हम जैसों के उद्धार करने के लिए, हम लोगों की मनुष्य जीवन जो जी रहे हैं, हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए वो समाज में बैठे हुए हैं भगवान के हुक्म से। संत महापुरुषों से पता चलता है अगर किसी व्यक्ति को प्रारब्ध जन्य रोग से वो पीड़ित है। प्रारब्ध जन्य रोग से कैसे छुटकारा मिलेगा? केवल और केवल एक ही साधन से, भगवान का नाम चिंतन कर कर, भगवान का चिंतन कर कर, भगवान का नाम जप कर, ताकि प्रारब्ध जन्य रोग से जो भी दुख पीड़ा आ रही है वो जल्दी से जल्दी भुगतान होकर उससे व्यक्ति छुटकारा पाए। ये दो प्रकार के रोग देखे जाते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली में क्या देखकर इसके बारे में आइडिया मिलता है। सिंपल सी बात है, जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि शत्रु ग्रह बैठा हो, यदि छठे भाव के ऊपर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तो ये अनुमान होता है, ये अनुमानित होता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आदमी को रोग के मामले में, शत्रु के मामले में और ऋण के मामले में प्रतिकूल परिस्थितियां सामना करनी पड़ सकती है अपने जीवन में। तो रोग के बारे में तो मैंने आपको क्लियर किया, दो चीज़ें हैं, कुपथ्यजन्य रोग और प्रारब्ध जन्य रोग। ठीक है, अब बात करते हैं शत्रु की। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं। एक शत्रु है, आपको पता ही नहीं है कि आपका कोई शत्रु है, आप किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ कहते नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति आपके प्रति, आपकी सुख समृद्धि के प्रति, आपकी पर्सनैलिटी के प्रति, आपकी किसी भी चीज़ के प्रति शत्रु भाव रखता है, आपसे जेलसी रखता है, आपसे ईर्ष्या रखता है, और जब उसको मौका लगता है आपके खिलाफ कुछ करने का तो वो उसको करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक तो शत्रु हो गए ये, और एक शत्रु होते हैं दूसरे प्रकार के कि आपने जहाँ पर भी आपका कांटेक्ट होता है, अपने वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह जहाँ पर आप जुड़े हुए हो अपने काम से संबंधित, वहाँ कोई व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, पोस्ट वाइज, सुख समृद्धि वाइज, फाइनेंशियली, किसी भी चीज़ में, समाज में किसी भी दृष्टिकोण से वो आपसे पोस्ट में बड़ा है। जनरली अगर मैं एग्जांपल दूं किसी वर्क प्लेस के ऊपर, वहाँ पर यदि आपने अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान को या आपने अपने बराबर की भी ताकत वाले इंसान को कोई ऐसी बात बोली या कोई ऐसा काम किया जो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन वो काम है ठीक, तो आप उसको अपना शत्रु बना बैठोगे। ये समाज की रीति है। कोई व्यक्ति कोई भी गलत काम कर रहा हो, यदि आप उसके द्वारा किए गए काम का विरोध करोगे तो आप उसको अपना शत्रु बना बैठोगे। तो ये परिस्थिति देखकर डिसीजन लेना होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको आदमी अवॉइड कर सकता है और अवॉइड करना भी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक किसी का नुकसान ना हो रहा हो। लेकिन जब समाज में किसी का नुकसान हो रहा हो और आपके इंटरफेयर करने से वो नुकसान रुक सकता है, तो शत्रुता की परवाह करे बिना वहाँ उस चीज़ का विरोध भी करना चाहिए। तो ये शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, एक वो कि जब आप कोई अच्छा काम भी करो तो दूसरों को उनकी मर्जी के खिलाफ वो बुरा लगता है। एक स्थिति ये होती है। यहाँ शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं। इसको भी जन्म कुंडली से कैसे देखा जाएगा? यदि शत्रु भाव के अंदर कोई, यदि छठे भाव के अंदर ये रोग ऋण शत्रु भाव में यदि शत्रु ग्रह बैठा है या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, तो भाव को कमजोर और निर्बल माना जाएगा। जैसे छठे भाव के अंदर राशि तो है सिंह, लेकिन ग्रह बैठा है शनि, और उसके ऊपर या फिर शनि की दृष्टि है छठे भाव के ऊपर। ठीक है, छठा भाव में जो राशि है वो तो है मंगल की,
और उसमें या तो बैठा है बुध या बुध की उसके ऊपर दृष्टि है। तो इस प्रकार का जब कंट्रेरी कॉम्बिनेशन होता है तो इस बात का अनुमान होता है, ये अनुमानित होता है कि जीवन के अंदर रोग, ऋण, शत्रु से जुड़े मामले में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होंगी। इसका मैं निवारण भी बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के एंगल से, और एस्ट्रोलॉजी के एंगल से मदद लेने के अलावा जो सॉल्यूशन है वो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ। रोग के मामले में मैंने आपको बताया कुपथ्यजन्य रोग में परहेज करें उन चीज़ों का जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। प्रारब्धजन्य रोग के मामले में भी मैंने बताया प्रभु चिंतन और भगवान का नाम जप, नाम स्मरण। शत्रु के मामले में भी बताया। अब तीसरा पहलू जन्म कुंडली के छठे भाव से जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट ऋण। बहुत सी वीडियोज आप देखते होंगे, बहुत से आप सुनते होंगे, कर्ज से मुक्ति पाए, दुनिया भर के उपाय, दिए में लौंग जलाओ, ये करो वो करो, इन सबसे कर्जों से मुक्ति नहीं मिलती। कर्ज का सूत्र पता होना चाहिए, तब पता लगेगा, तब कर्ज से मुक्ति मिलेगी, तब कर्ज में डूबने से आदमी बच सकता है। कर्ज का, ऋण का एक सीधा सरल सटीक सूत्र है कि जितना आपका महीने का खर्च है, किसी एक व्यक्ति का महीने का खर्च यदि 10,000 रुपये है तो उसकी आमदनी हर हाल में 12,000 रुपये की होनी चाहिए। किसी आदमी का महीने का खर्च यदि 40,000 रुपये है तो उसकी महीने की आमदनी हर हाल में 45,000 50,000 रुपये होनी चाहिए। यदि व्यक्ति का महीने का खर्च 10,000 रुपये है और उसकी आमदनी 10,000 रुपये से कम है तो नेचुरली वो कर्ज में डूबेगा। उस वक्त उसको ये सूत्र अपनाना है कि वो अपने खर्चे को जैसे मर्जी कंजूसी करे, जैसे मर्जी चाहे स्क्वीज करे, जो मर्जी चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करे, जितनी उसकी आमदनी है अपने खर्चों को उसके नज़दीक लेकर आए, चाहे जीवन में कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये सीधा सरल सा सूत्र है ऋण के बारे में। कभी भी अपना खर्च अपनी आमदनी से ज़्यादा मत जाने दीजिए। अब होता क्या है, मेरे अपने क्लाइंट्स में कुछ मेरे से पूछते हैं सर कर्ज नहीं उतरता। मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है, मैं कोई रेमेडी ऐसे नहीं बताता कि आदमी ने पूछा और सीधा रेमेडी प्रपोज कर दो। सबसे पहले समस्या की जड़ में जाए कि समस्या की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आपने ऋण खड़ा कैसे किया, ऋण बना कैसे, क्या वजह हुई। अब इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री के ऊपर लोन ले लिया। लोन क्या सोच के लिया, एक सिंपल सा सूत्र है, अगर आप अपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और 1 करोड़ के लोन की जो किस्त है वो 1,25,000 रुपये प्रति माह या 1 लाख रुपये प्रति माह तय होती है, तो ये सिंपल सा सूत्र है, ये सिंपल सी एक कॉमन सेंस है कि वो 1 लाख रुपए की जो मासिक किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, उसके अंदर करीब 10 या 15,000 रुपये का तो मूल पेमेंट कटेगी और बाकी का 80-85,000 रुपये का ब्याज बैंक वसूल करेगा। ठीक है, यानी कि आपके 1 करोड़ रुपए में से प्रति माह 15,000 20,000 रुपये घटेंगे और बाकी का जो आपने दिया 80,000 रुपये का वो तो केवल ब्याज दिया उस रकम का। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री इस लेवल पे रन करनी है कि उसके अंदर कम से कम 2.5 लाख रुपए का मुनाफा प्रति माह जरूर आए, जिसमें से 1,25,000 रुपये की तो किस्त चली जाएगी और उसमें से 30-40-50,000 रुपये की एम्प्लॉयज़ को सैलरीज चली जाएगी, वर्कर्स को सैलरी चली जाएगी। तब आपको 30-40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 80-90,000 रुपया लगभग आपको बचेगा। सिंपल सा ये मैथमेटिक्स है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री का मालिक करता क्या है, लोन ले लिया, लोन लेने के बाद फैक्ट्री को रन करने के लिए मशीनरी पे पैसा खर्च दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च दिया और आपने स्टेटस सिंबल के लिए एक महंगी सी बड़ी सी कार खरीद ली बिजनेस मीटिंग्स में जाने के लिए। लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि प्रोडक्शन इस लेवल पे पहुँचे कि जिसमें मेरी
इंस्टॉलमेंट से करीब 2.5 गुना की इनकम मैं जनरेट कर सकूं। ये जब कॉम्बिनेशन मेंटेन नहीं होता तो कर्ज वहीं कम ही रहता है और आदमी इसका सॉल्यूशन ढूंढता है एस्ट्रोलॉजी से कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का सॉल्यूशन मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी से केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि छठा भाव पीड़ित है, निर्बल है, छठे भाव के अंदर शत्रु ग्रह बैठा है या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, राहु केतु एक्सिस में है छठा भाव और ऊपर से शत्रु भाव की दृष्टि है, लग्नेश अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे के अंदर एक ही सॉल्यूशन है कि व्यक्ति लग्नेश से संबंधित ग्रह का नग पहने। छठे भाव के स्वामी का ग्रह का नग ना पहने कि छठे भाव का स्वामी जो है उस ग्रह का मैं नग पहनूं, बिल्कुल भी नहीं। छठे भाव को बूस्ट करने के लिए छठे भाव के स्वामी का नग पहनकर उल्टा नुकसान होगा। नग पहनना है, स्टोन पहनना है लग्नेश का, ताकि लग्नेश बली होगा तो आदमी का काम करने का जो जज्बा होगा वो ज़्यादा जोशीला होगा, ज़्यादा समझदारी वाला होगा, हिम्मत ना हारने वाला होगा। ये है मेन, ठीक है। तो ज्योतिष के हिसाब से ये सूत्र बनता है, ये उपाय बनता है और जर्नल कॉमन सेंस जो मैंने आपको बताई उस हिसाब से फाइनेंशियली क्या रेशो रहनी चाहिए, अगर आपने कर्ज लिया है उस कर्ज की कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। बस कहीं से भी कर्ज लो तो उस कर्ज की जो किस्त जानी है उस वैल्यू का कम से कम 2.5 गुना इनकम पर मंथ जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कर्ज के अंदर आदमी फंस जाएगा बस। और फिर वो दुनिया भर के उपाय पूछता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में ये लगाओ, वो करो। फिर ऐसी कंडीशन में ना जब सूत्र को नहीं पकड़ते फिर आप चाहे वृक्षारोपण करो, जो मर्जी चाहे करो, वो चीज़ नहीं। जो चीज़ मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीज़ पैसों से होनी है वो पैसों से ही होनी है। हम एक्चुअली कोई गलत कदम उठाएं और हम कहें कि हम ज्योतिष के इन उपायों को कर हम उन गलत कदमों को ओवरलैप कर जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर बैंक से लोन लिया है 100 रुपये का तो उससे छुटकारा तो बैंक को लोन वापस कर ही होगा, वो हल तो वैसे ही होगा। अब ज्योतिष से अगर कोई बंदा पूछे कि मैं 1100 रुपये की फीस देके या 2100 रुपये की फीस देके कोई ऐसा चमत्कारी उपाय कर दूंगा कि आप एकदम से निकल जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। उपायों का करने का फायदा ये होता है भगवान की कृपा से कोई काम का ऐसा रास्ता खुले जिससे पैसे का, धन का आगमन ज़्यादा हो। और धन का आगमन ज़्यादा तभी होगा जब हम पूरी नीतियों के साथ चलेंगे। बस ये मेरे कहने का मतलब है। आज की वीडियो इतनी ही, यहीं विश्राम दूंगा आज की वीडियो को। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे अगली वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।